वंदे मातरम। बंधुओं, राष्ट्र और समाज की दशा और दिशा निश्चित करने में बुद्धिजीवी वर्ग की जो भूमिका है, हम आज उस भूमिका का विश्लेषण और उस पर चिंतन करेंगे। जैसा कि बात कर रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रांसीसी क्रांति में, कि कैसे 50 कैदियों ने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो उन्हीं 50 कैदियों ने मिलकर वो पूरा रिवॉल्यूशन लीड किया और जो आज जिस रूप में हम जानते हैं वहां तक पहुंचाया। वास्तव में उन्होंने शुरुआत जरूर की, लेकिन उसके तुरंत बाद उसको जन समर्थन तो बाद में प्राप्त हुआ। एक जो इंटेलिजेंसिया है, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो बौद्धिक वर्ग था फ्रांस का, उसका सहयोग और समर्थन उस आंदोलन को प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें अभी पड़ोसी राष्ट्र जो बांग्लादेश में हुआ, अगर किसी को ये लगता है कि 25-50 हजार लफंगे सड़क पे निकले, उन्होंने सत्ता परिवर्तन कर दिया, तो ये नितांत ही उसको गलत लगता है। क्योंकि वास्तव में अभी ये जो मोहम्मद यूनुस जो है चीफ एडवाइजर बने हैं, क्या आपको क्या लगता है कि उनकी भूमिका कुछ नहीं रही है? ऐसे ही उनको लाके बना दिया गया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि वास्तव में एक पूरी टीम, तंत्र उसके पीछे काम कर रहा था और यही वो बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने उस आंदोलन को खड़ा किया और उस आंदोलन के माध्यम से कार्य करवाया। वास्तव में जो लोग उस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे या जो सड़कों पे पथराव कर रहे थे, उन लोगों को पता ही नहीं कि किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक जो इंटेलिजेंसिया है, ये कार्य उसका होता है। अभी वर्तमान समय में हम बात करें तो अभी आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्र में कई सारे शब्द प्रचलन में आ गए हैं, कि जैसे गोदी मीडिया शब्द यूज किया जा रहा है, जैसे भक्त और अंधभक्त, इस तरह का शब्द। वास्तव में इन शब्दों का प्रयोग जो इंटेलिजेंसिया है और स्थापित व्यवस्था का समर्थन करना चाहता है, उस वर्ग को कमजोर करने के लिए, हतोत्साहित करने के लिए, डेमोरलाइज करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार भी वो जो क्लास है, जो इंटेलिजेंसिया है, उसको समर्थन नहीं दे पा रही, या जो एक तंत्र था बना हुआ जो स्थापित व्यवस्था के पक्ष में था, वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। इंटेलिजेंसिया अलग थलग पड़ गया है, जो कि एक शुभ संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी कहते हैं कि सुधार लाने की आवश्यकता है। एक बार महाभारत काल की बात बताएं तो एक चर्चा, एक दृश्य में भीष्म पितामह और कृपाचार्य चर्चा कर रहे होते हैं। तो भीष्म पितामह का कहते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में, ये युद्ध के बस कुछ पहले की जो चर्चा है, कि वो कहते हैं कि अभी वर्तमान में द्रोणाचार्य अकेले हैं, आप अकेले हैं, विदुर अकेले हैं, मैं अकेला हूं, और जो समाज अपने चिंतकों को अकेला छोड़ दे, उस समाज का कोई भविष्य नहीं हो सकता। तो वास्तविकता ये है कि कहीं न कहीं हमने भी चिंतकों को अकेला छोड़ दिया है। तो ये हमारी समाज की या बुद्धिजीवी वर्ग, चिंतकों की, सबकी ये एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि जो अलग थलग पड़ गए वो भी कुछ प्रयास करें और बाकी लोग भी उनको एक तरह से केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास करें। क्योंकि जो भीष्म पितामह कह रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? महाभारत हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ा विनाश हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमेशा से कहते हैं कि जो तंत्र रहा है बुद्धिजीवियों का, वो हमेशा एक, अगर सीधी सीधी बात करें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी या कांग्रेस पोषित आइडियोलॉजी का रहा है। हम आपको एक उदाहरण के तौर पे दिखाएं। ये इंडियन सोसाइटी, ये पुस्तक है एनसीईआरटी की, जिसको लिखा है केएल शर्मा जी ने। केएल शर्मा जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और प्रो वाइस चांसलर रहे, और उस समय की जो सरकार थी उसके प्रसाद पर्यंत जो है राजस्थान में 2 विश्वविद्यालयों में कुलपति भी रहे। ये पूरे, अभी अगर हम देखें पृष्ठ 4 आप खोल के देखें तो एमएन श्रीनिवास जी कहते हैं कि जो यूनिटी है, जो एकता है, वो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। यूनिटी इज इनहेरेंट इन हिंदू सोसाइटी। अब ये बात इनको खराब लग गई, उसको क्रिटिसाइज करते हुए पूरा का पूरा, अगर डाइवर्सिटी की बात आती है, विविधता की बात आती है, तो ये सबको समाहित करते हैं, लेकिन जब यूनिटी की बात आती है तो ये कहते हैं कि यूनिटी के लिए सबसे बड़ी बाधा हिंदू समाज है, वो सबसे बड़ा बाधा है। भारत की एकता को बनाए रखने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो हिंदू समाज है, ये इनका कहना है। चूंकि ये कम्युनिस्ट विचारक रहे और कांग्रेस पोषित थे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इतने दिनों से अगर ये सारी चीजें फल फूल रही थी तो केवल इसीलिए फल फूल रही थी क्योंकि जो
इंटेलिजेंसिया था, जो प्रबुद्ध वर्ग था, वो कहीं न कहीं या तो सत्ता पोषित था और या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला था। अभी वर्तमान सरकार ने घोषणा की है कि हिस्ट्री में कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। 3 साल का टाइमलाइन रखा गया है कि जिसमें रीराइट किया जाएगा और जो अनावश्यक चीजें हटाई जाएंगी, जैसे मुगल और सल्तनत को बहुत ज्यादा खींच के पढ़ाया जाता है मेडिवल एज में, जैसे लगता है भारतवर्ष में और कोई था ही नहीं। अभी शाह आलम को हम बादशाह कह के और भारत का सुल्तान और बादशाह करके संबोधित करते हैं। वास्तविकता ये थी कि उसी के यहाँ काम करने वाले अब्दुल कादिर ने उसकी दोनों आंखें निकाल ली थी, और जब वो आंखें थी तो उसके सामने ही उसकी पुत्री के साथ दुराचार किया। ऐसा कौन सा बादशाह होगा और वो बादशाह कहलाने योग्य है, ये निश्चित करना भी आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं न कहीं वैसे तो सभी सरकारें शिक्षा के प्रति उदासीन नहीं, वास्तव में वर्तमान जो सरकार है वो भी शुरुआती दिनों में शिक्षा को लेकर काफी उदासीन नहीं, लेकिन 2020 में जो नई शिक्षा नीति आई उसको हम शिक्षा के लिए कह सकते हैं कि एजुकेशनल फ्रीडम के तौर पे भी देख सकते हैं। उसके पहले तो हम 1944 का जो सार्जेंट कमीशन का रिकमेंडेशन था, इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन, उसी में हम शिक्षा ग्रहण करते आए। हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने उसी शिक्षा पद्धति में शिक्षा ग्रहण किया, हमने भी उसी में किया, हमारे बच्चे भी उसी में कर रहे थे। लेकिन 2020 के बाद जो है एक स्ट्रक्चरल चेंज आया है। अगर मूल रूप से कहें तो हम अंग्रेजों की जो शैक्षणिक दास्ता थी उससे मुक्त हम 2020 में हुए, तो ये क्रेडिट इस सरकार को जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसी समय हम देखें तो इस सरकार ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो इन्होंने घोषणा की 2021 में, इन्होंने कहा था कि सब डिजिटलाइज होगा, वीडियो लेक्चर्स बनेंगे और वो यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पर बनेंगे, स्कूल्स लेवल पर बनेंगे, बच्चों को प्रिपरेशन कराई जाएगी जो गरीब बच्चे हैं स्कूल्स में, और उसके लिए वीडियो लेक्चर्स तैयार किए जाएंगे। राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की, उसने भी घोषणा की थी, केंद्र सरकार ने भी घोषणा की थी, लेकिन 2001 के बाद जैसे कोरोना समाप्त हुआ ये ठंडे बस्ते में चला गया। वास्तविकता ये है कि भाई देखिए, सरकार के पास बहुत सारे काम हैं और जहां ज्यादा वो दबाव रहता है वहां सरकार भी काम करती है। हम सरकार को पूरा इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते, कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम मांग नहीं करते। मांग उन सब चीजों की करते हैं जो तत्काल आवश्यकताओं को ग्रेटिफाई करने वाली मांगे होती हैं, कि अभी का हम अपना सुख देखते हैं, दूरगामी प्रभाव जिसका हो उसके बारे में हम मांग नहीं करते। एक और बात है, मांग करते समय हमें बहुत सारी बातों का और ध्यान रखना चाहिए कि भाई देखिए, जो वर्तमान सरकार है उसका विकल्प ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार है ये हमारी आशा की, कह सकते हैं कि आशा की एकमात्र किरण है। अगर ये सरकार चली गई तो ये आप मान के चलिए कि हमारे देश को अफगानिस्तान और बांग्लादेश होने में समय नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब सरकार से मांग करें तो इस बात को ध्यान में रख के मांग करें, और मांग ऐसे करें जैसे बचपन में पुत्र पिता से मांग करता है, एक घर के सदस्य जो है परिवार के मुखिया से मांग करते हैं, या पुत्र माता से जैसे हट करता है, हमें ऐसे मांग करने की आवश्यकता है, न कि सरकार से हमको लड़ने झगड़ने या उसको विस्थापित करने का सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि इन परिस्थितियों में जो चीज़ें एक सही कहें कि एक थोड़ा सा स्लो पेस पे चीज़ें चल रही है, लेकिन राइट डायरेक्शन में चल रही हैं। अगर हमने कुछ उल्टा सीधा सोचने का प्रयास किया तो डिरेल हो जाएंगे, और ये चीज़ें पेस के साथ चले और सही दिशा में चले, इसमें सबसे बड़ी भूमिका और भागीदारी बुद्धिजीवी वर्ग का है। ये जो इंटेलिजेंसिया है ये उसका काम है। भाई देखिए, बहुत बार इस वर्ग को, जो बौद्धिक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको डिमोरलाइज करने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं कि ये तो वोट नहीं देते। वो भले ही वोट न दे, वैसे तो इसको मैं ठीक नहीं मानता, वोट जरूर करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए वोट नहीं करते हैं, लेकिन एक बुद्धिजीवी 1000 लोगों को प्रभावित करता है कि वो किसे मतदान करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिजीवी वर्ग का एक अपना रोल है, एक उनको अपना, एक कहते हैं कि भाई देखिए, एक बुद्धिजीवी कम से कम 1000 लोगों को प्रभावित करता है। जैसे अभी वर्तमान में बहुत तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। अगर आप स्थापित व्यवस्था विरोधी कोई भी एक यूट्यूब चैनल बना ले, अभी देखिए तुरंत फॉलोअर 1.5-2 लाख फॉलोअर तो ऐसे ही आ जाते हैं। एक ट्वीट करता है, उसको सपोर्ट करने के लिए कितने ट्विटर हैंडल एक्टिव हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने एक
एक ऑर्गेनाइज वे में एक सिंडिकेट बना लिया है कि स्थापित व्यवस्था को कैसे हिलाया जाए, जबकि व्यवस्था को जो समर्थन देने वाले हैं उनके पास ऐसा समर्थन उपलब्ध नहीं है। तो कहने का मतलब एक नैरेटिव सेट करने वाली बात है। जब तक इंटेलिजेंसिया नैरेटिव सेट नहीं करेगा, ये इंटेलिजेंसिया ही है कि जो स्थापित व्यवस्था को उखाड़ फेंकती है और एक दूसरी व्यवस्था को लाके स्थापित कर देती है। तो इंटेलिजेंसिया को अपनी भूमिका बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसमें एक जैसे इस वर्तमान परिस्थितियों में जैसे हम पुस्तकों की बात कर रहे थे कि अगर उसका वीडियो लेक्चर बन जाएगा तो वो सबके लिए एक्सेसिबल होगा। बुक्स में क्या लिखा है बहुत ज़्यादा लोग उस तक पहुंच नहीं पाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो शिक्षक उसको पढ़ा रहा है वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उसको अन्यथा अगर प्रस्तुत कर रहा हो तो उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन वीडियो लेक्चर्स को किया जा सकता है। तो अगर इन सारी चीज़ों का अभी देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो क्या इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ऐसे ही बन गए बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, अचानक से आए और मुख्यमंत्री बन गए? तो क्या उसके पीछे कोई तंत्र नहीं था? उसके पीछे एक पूरा बौद्धिक वर्ग का तंत्र लगा हुआ था और उन लोगों ने भारतवर्ष के सबसे ज्यादा फर्टाइल ब्रेन को मिसलीड किया, मिसगाइड किया। वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज दे रहे थे, जो आईटीज के अंदर थे, क्योंकि उस समय मैं दिल्ली में था, ये सारे आंदोलन में कहीं न कहीं हमने भी हिस्सा लिया, क्योंकि हमारा भी सिविल सर्विसेज का अटेम्प्ट खत्म हो गया था। बहुत सारे बच्चों ने तो अपने अटेम्प्ट दांव पे लगा दिए, उनको लगा कि कोई क्रांति हो रही है, लेकिन वास्तव में उनको बेवकूफ बनाया जा रहा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलिजेंसिया का ही रोल था जिसकी वजह से केजरीवाल जी सत्ता में आए। तो अभी जो इंटेलिजेंसिया का रोल है वर्तमान परिस्थितियों में वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि स्थापित व्यवस्था के अगेंस्ट बहुत लार्ज स्केल पे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। आप अगर मोबाइल पे देखते होंगे तो ये रील्स वगैरह जो बन रहे हैं, आप देखते होंगे बैक टू बैक आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट रील्स और इस तरह के वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, लेकिन सपोर्ट करने वाले बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सपोर्ट करने वाले इक्के दुक्के लोग हैं। तो सारे बुद्धिजीवी जो स्थापित व्यवस्था को का समर्थन करना चाहते हैं, उनको साथ आने की जरूरत है, उनको आपस में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और तभी जाके एक पॉजिटिव नैरेटिव स्थापित व्यवस्था के फेवर में तैयार हो पाएगा, एक पॉजिटिव माहौल तैयार हो पाएगा। हमें वर्तमान में एक हम कहें कि बौद्धिक आंदोलन करने की आवश्यकता है, जिससे सकारात्मकता की ऐसी एक कहते हैं कि बयार बहे, ऐसा तूफान आए कि जो ये नकारात्मक नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं उसकी दीवार ध्वस्त हो जाए और इसमें सबका योगदान सुनिश्चित हो, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है। एक सीरियल आया था काफी पहले, चाणक्य, प्रकाशन द्विवेदी जी ने बनाया था। उसमें एक दृश्य में प्रकाशन द्विवेदी जी कहते हैं कि शिक्षक जो प्रलय और सृजन दोनों शिक्षक के गोद में खेलते हैं, अर्थात प्रलय और सृजन दोनों शिक्षक के अधीन है। शिक्षक जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो पुष्पित और पल्लवित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल शिक्षक के लिए नहीं, शिक्षक की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य बौद्धिक वर्ग के लिए था कि बुद्धिजीवी जिसको चाहे उसको सिंहासन पर बिठा ले, मतलब वही अर्थ से फर्श और फर्श से अर्श पे पहुंचाने वाली बात है। तो ये एक चीज तो निश्चित है कि बुद्धिजीवी वर्ग अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। दूसरी बात यह है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि जो सबसे खतरनाक वर्ग है, जिसको हम तटस्थ कहते हैं, इनको तटस्थ नहीं रहने देना है। दिनकर जी की पंक्तियां जो सदैव हर देश काल परिस्थितियों में एक तरह से उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक थी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो वास्तव में जो तटस्थ हैं उन्हीं पे सारी जिम्मेदारी है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि समाज में किसी को तटस्थ नहीं रहने देना है, साथ ही साथ हमें भी एक अपना एक तंत्र बनाने की आवश्यकता है कि जो स्थापित व्यवस्था का समर्थन कर सके। आज के लिए इतना ही, एक और विषय के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।